हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 6th मॉड्यूल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 6th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था और साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी बताया था। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे कि व्हाई वी शुड फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सो ओल्ड। सो बेसिकली टुडे वी विल नो व्हाई शुड वी फॉलो सच एन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे गांधी जी के व्यूज और डॉक्टर BR अम्बेडकर के व्यूज कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत पुराना है और कई बार ये पूछा जाता है कि इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, तब भी यही कॉन्स्टिट्यूशन हम आज भी क्यों फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सवाल बहुत बार उठता है कि इतना पुराना, इतना ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इतने साल हो गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तब भी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करे जा रहे हैं। तो there comes a question that why should we follow such an old constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, और अब तो सोचिए स्मार्टफोन्स के अलावा कितने न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कितने नए गैजेट्स आ गए हैं। मतलब सोचिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है, तो आज भी हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली इसका जवाब एक नहीं, कई सारे हैं। फर्स्टली अगर पहले पॉइंट पे नजर डालें तो ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कई लोगों ने मिलकर बनाया, यानी कि जो भी लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे। मतलब ये कि सबकी नीड्स का इस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से ख्याल रखा गया है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही हमें पता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और जैसे हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई तरह के लोगों को इलेक्ट किया गया था। क्यों इलेक्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तब तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं था, तो तब क्या हुआ था? तब तो इंडियंस ने, जो सिटीजन्स थे, उन्होंने डायरेक्टली मेंबर्स को चूज भी नहीं किया था, क्योंकि तब वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं था। तब क्या हुआ था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो तब एग्जिस्ट करती थी, स्टेट वाइज लेजिस्लेचर, उनके मेंबर्स ने लोगों को चुना। किन लोगों को? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को बिलोंग करते थे। मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के थे, अलग अलग आइडियाज थे सबके। ऐसे लोगों को चुना गया था जिसमें फेयर ज्योग्राफिकल शेयर इंश्योर किया गया। मतलब सारे लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, एक ही एरिया के सारे लोग ले लिए नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सारे लोग अलग अलग एरियाज को बिलोंग करते थे। अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स थे सबके, अलग अलग जातियां थी, कास्ट अलग थी, क्लास अलग था, ऑक्यूपेशन अलग था, रिलीजन अलग था, जैसे हमने आपको बताया था। तो इन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनाया गया था, और ये सभी लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? पीपल ऑफ इंडिया को। सभी लोगों को ये डाइवर्स लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तभी तो हम कह रहे हैं कि इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तब भी हम आज इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो कई लोगों ने मिलकर बनाया जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। मतलब सभी का ख्याल रखा गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट से पहले आप मुझे एक छोटा सा आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट का नाम पता है? नहीं पता? हम बताते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा आराम से। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहाँ थे हम? फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट कि क्यों इतना ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं, उसका जो रीजन है वो देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कई लोगों ने जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे उन्होंने सबने मिलकर बनाया था। प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जी हाँ, नोबडी हैज एवर क्वेश्चन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बताता है कि एवरीवन इज हैप्पी, सब बहुत खुश हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडिया के लिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कई कंट्रीज में फ्रेंड्स ये देखा जाता है कि हर 5 या 6 साल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है या बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। प्लस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेंड्स, ये जब बना इससे पहले बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे। जी हाँ, बहुत डिस्कशंस के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसमें सबकी बात सुनी गई थी, डिबेट्स हुई थी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। उसके बाद रूल्स बने और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, ताकि सभी लोगों के हित को, बेनिफिट को देखा जाए और सभी इससे अग्री भी हों और खुश भी रहें। सो फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, ये कैसे हुए, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल मैनर में काम किया, यानी काफ़ी अरेंज्ड मैनर में काम किया। ओपन यानी बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह काम किया, कोई हिडन फैक्ट या कुछ भी छुपाने लायक नहीं था। और साथ ही कंसेंशुअल मैनर यानी सर्वसम्मति, सब अग्री हो, सब सेटिस्फाई हो, इस मैनर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए, उन पे हामी ली गई सबकी। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसको लीड किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। जी हाँ, चेयरमैन थे वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। किस लिए? ताकि इस ड्राफ्ट पर लोग डिस्कस कर सके, डिस्कशन हो इस ड्राफ्ट पर। और जब ये ड्राफ्ट बना, कई राउंड्स हुए डिस्कशंस के, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिबेट्स हुए, बहुत सारी बातचीत हुई और 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स भी किए गए, चेंजेस भी किए गए, तब जाके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो सोचिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी मेहनत से बना है, तभी तो इतना पुराना होकर भी आज भी उतना ही नया लगता है। क्योंकि पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कई लोगों ने मिलकर बनाया जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी किसी बड़े सोशल ग्रुप या किसी मेजर ग्रुप ने क्वेश्चन नहीं किया। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत डिस्कशंस, बहुत डिबेट्स, बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद बना है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड मीटिंग्स, डिस्कशंस, इन तमाम चीजों के बाद फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो इतना पुराना क्यों ना हो, तब भी क्योंकि सिटीजन्स के फेवर में है, सिटीजन्स को साथ में लेकर चलता है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ बीइंग सो ओल्ड, हम आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाई शुड वी फॉलो सच एन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन? Because it was made by people of varied backgrounds, plus no one has ever questioned our constitution, plus our constitution was made after long discussions and debates. तो ये था फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए था। अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल अच्छे से लिखेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल पूछती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर एक डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट हुआ था, वो सब कुछ प्रिजर्व और रिकॉर्ड करके रखा गया है? नहीं पता था? चलिए, अब पता चल गया। तो फ्रेंड्स, ये सच है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट हुआ हर एक वर्ड जो बोला गया है और हर एक डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया है, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
प्रिजर्व करके, रिकॉर्ड करके रखा गया है। और फ्रेंड्स, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जब प्रिंट किए गए तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में आए, यानी 12 मोटी मोटी किताबें बनी जब इन तमाम चीजों को प्रिंट किया गया। सोचिए कितने ज्यादा डिस्कशंस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स प्रिंट होके आए। फ्रेंड्स, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आपको हर एक प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके पीछे का रीजन मिलेगा, यानी हर एक चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, हर एक आइडिया, हर एक रूल, सबके पीछे जो बैक स्टोरी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, ये सब आपको इनमें मिलेगा। और फ्रेंड्स, इनको यूज किया जाता है, किनको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को यूज किया जाता है टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का रियल मतलब समझने के लिए इनको यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट था जो शायद आपको आज पता चला। फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि व्हाई शुड वी फॉलो सच एन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज हमने कवर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और 2 पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने बापू की। पता है ना बापू किसको कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन कौन है? करेक्ट। अब बात करेंगे महात्मा गांधी की, कि गांधी जी की क्या डिमांड थी ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ गांधी जी व्हाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो नहीं था, बट हाँ उसको कैसा होना चाहिए ये जरूर बताया था। ये सब उन्होंने 1937 में यंग इंडिया मैगजीन में बताया था एक इंटरव्यू में। फ्रेंड्स, गांधी जी चाहते थे कि इंडिया में फॉरेन रूल बिल्कुल खत्म हो जाए, ये उनका पहला विश था, पहली डिमांड थी। प्लस वो चाहते थे कि सभी लोग इक्वल हों और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। प्लस गांधी जी ये भी चाहते थे कि इंडिया में पीस यानी कि शांति बनी रहे, बिल्कुल नॉन वायलेंस हो, पीस का माहौल रहे, ये गांधी जी चाहते थे। प्लस अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत, इस तरह के जो इविल्स थे उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ये भी गांधी जी का कहना था। साथ ही गांधी जी कहते थे कि जो औरतें हैं और जो पुरुष हैं, मेन एंड विमेन हैं जो सोसाइटी में, उनको बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और दोनों को सेम राइट, सेम अधिकार भी मिलने चाहिए। मतलब बिल्कुल पार्शियलिटी या बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन मेन और विमेन के बीच में नहीं होना चाहिए। तो व्हाट वर गांधी जी's डिमांड while मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट देयर शुड बी नो फॉरेन रूल, देयर शुड बी इक्वालिटी, there should be peace in society, there should be no untouchability, plus equal treatment should be given to men and women. तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई गांधी जी की। अब बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की, यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में अब बात करते हैं, जिन्होंने एक की रोल प्ले किया था इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जो मैंने आपको बताया कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रल रोल प्ले किया था। तो अगर इनकी हम बात करें तो इनका एक टेक था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनका जो व्यू था, उनका जो टेक था, वो गांधी जी से मिलता जुलता नहीं था। और उन्होंने गांधी जी के जो व्यूज थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि वो उससे सहमत नहीं थे। उनका जो मेन फोकस था वो ये कहते थे कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ये जरूर होनी चाहिए सबके लिए, मतलब मॉनेटरी वाइज और सोसाइटी में इक्वालिटी सबकी होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। मतलब चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी की कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, बट सारे लोग इक्वल होने चाहिए
और सोसाइटी में सबका इक्वल दर्जा होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भाई अगर वन मैन वन वोट हम कह रहे हैं, वन वोट वन वैल्यू कह रहे हैं, मतलब एक इंसान एक वोट डालेगा और उस वोट की इक्वल वैल्यू होगी। बट ये जो रूल है, इससे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ला सकते हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का फिर क्या, उसको कौन देखेगा? तो वो एक बड़े लेवल पे, वाइड स्केल पे इक्वालिटी की बात कर रहे थे। वो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी से खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी रहे, मॉनेटरी वाइज, और बिल्कुल भेदभाव कोई ना हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो बेसिकली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये ठीक है, ये प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वन मैन वन वैल्यू, इस प्रिंसिपल को हम कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं, और इसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वालिटी है सोसाइटी में, तभी इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। उनका ये विजन था। तो समझ लिया हमने गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विजन के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। अब क्या करेंगे?